Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and today in this video I'll be answering few of your common queries. I have tried to cover up many queries. मैंने कुछ जॉट डाउन करके रखे हैं questions. So I'll try to answer one by one. मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो लाइव करूँगी, एक लाइव क्वेरी का सेशन रख लूँगी, बट आई थॉट कि लाइव से बेटर इफेक्टिव वीडियो रहेगी क्योंकि इसको आप 2x की स्पीड पे सुन के जल्दी जल्दी देख लोगे इससे, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा शायद लाइव में, और मैं शायद क्योंकि लाइव क्वेश्चंस की वजह से वो लाइव जो मैसेजेस आते रहते हैं उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और ज़्यादा क्वेरीज एड्रेस नहीं कर पाऊंगी. दैट्स वाई आई बॉट अप दिस वीडियो इंस्टेड ऑफ द लाइव सेशन. सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहला क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली मुझसे पूछा गया था. वो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है. हम अगर दिन का कोई प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, वो हमारा फॉलो नहीं हो पाता है एंड पता नहीं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हम, हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते. तो ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा एड्रेस करी थी इसमें ये था कि हम जैसे मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अपनी, तो आप सुबह उठते ही एक रात पहले तो डिसाइड करके रखें कि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है. जब हम डिसाइड करके रखते हैं तो हमारे दिमाग में समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि हमें उठते ही ये करना है. अगर हमने ऐसा नहीं करा, एक रात पहले हमने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा कि हमें क्या करना है, सुबह उठते ही आप कैसे यू विल स्टार्ट दैट थिंग. तो आप एक रात पहले अपना जो भी आपने पढ़ना है उसको सोच के रखें. सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें कि अपना कोई एक टास्क कंप्लीट करें. कोई भी एक चैप्टर आपने सोच रखा है, आपने आधा चैप्टर सोच रखा है, 2 पेज जो भी सोच रखा है आपने पढ़ने के लिए, सबसे पहले उठते ही उसे पढ़ लें. मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि जब मैं सुबह अपनी स्टार्ट करती हूँ, अपने काम से नहीं, पढ़ने से नहीं, कुछ और, जैसे मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गई, यूट्यूब पे कुछ देखने लग गई, एक बार अगर मैं वो करना स्टार्ट कर देती हूँ तो अब मेरा माइंड आराम रिलैक्सिंग वाले मोड में चला गया है. तो मुझे वापस से खुद को बकअप करने में, वापस से खुद को उठा के काम करने पे लगाने में बहुत एफर्ट्स लगेंगे. पर वहीं अगर मैं सुबह उठते ही अपने काम से ही अपना दिन शुरू करती हूँ तो दैट सेट अ टोन फॉर द डे. तो पूरा दिन फिर मैं बहुत प्रोडक्टिव, बहुत एक्टिव रहती हूँ कि मैंने अपनी सुबह सही शुरू करी थी. तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कोशिश करें कि आप सुबह उठते ही पहला कोई टास्क उठा लें. मानिए आप सुबह उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठे, आपने उठते ही स्ट्रेच में 1 डेढ़ घंटा अपना काम कर लिया. आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना ऐसे रिवॉर्डिंग लगेगा कि मैंने 1.5 घंटा उठते ही सबसे पहले पढ़ाई करी. फिर आप आराम से आगे आगे पूरे दिन काम कर लेंगे. पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने सुबह का टाइम ख़राब कर दिया, 12 बज गए, मानिए 1 बजे, अब आपको गिल्ट होगा कि मैंने सुबह का टाइम ख़राब कर दिया. उस गिल्ट में आप आधा 1 घंटा और निकाल देंगे, फिर आपको गिल्ट होगा दोपहर हो गई मैंने कुछ काम नहीं करा, फिर गिल्ट होगी शाम हो गई मैंने कुछ काम नहीं करा. रात को जब आप बेड टाइम तक जाएंगे अपने, आप इतने ज़्यादा गिल्ट से भर चुके होंगे. मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही थी अपनी लाइफ में. मुझे लगा ऐसे तो काम नहीं चलेगा. मैं रात को जब सोने जा रही हूँ मैं सो भी नहीं पा रही क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरे दिन में उतना काम नहीं करा जितना मुझे करना चाहिए था. उस गिल्ट की वजह से मैं सो नहीं पाती थी. तो मुझे लगा कि अगर मुझे शांति से चैन की नींद सोने जाना है तो मुझे अपना काम सुबह करना ही है, क्योंकि मुझे एक रिग्रेट और गिल्ट वाली बहुत बहुत बुरी सी फीलिंग मुझे रात को होती है, मुझे वो नहीं चाहिए. आई वॉन्ट कि जब मैं बेड पर जाऊँ तो मुझे सुकून रहे कि मैंने आज पूरे दिन में अच्छा काम करा है. तो उसके लिए मुझे एफर्ट्स लेने हैं, तो उसके लिए मैं फिर सुबह से ही अपना सुबह दिन सही शुरू करती थी. आप रिलैक्स करते टाइम रिलैक्स तब कर पाएंगे जब आपने काम करते टाइम काम किया है एक्चुअली. तो इसलिए अपनी सुबह सही से शुरू करें, पूरा दिन का टोन सेट हो जाएगा उससे. उसके लिए रात को प्लान करके सोएं कि नेक्स्ट डे क्या करना है. तो ये पहली चीज़ हुई. दूसरी चीज़ ये कि बहुत लोगों ने पूछा कि हमें फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए हम क्या करें? अगर हम फ़ोन बंद करके रख देंगे तो हमें बहुत भयंकर फोमो होता है. फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन का क्या सोल्यूशन है? मैं भी जब अपने ऑफिस का काम करती हूँ मुझे लगता है कि मैं फ़ोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. मतलब हम कर भी नहीं रहे, खुद हमारे जरा सा कहीं बीच में ब्रेक हुआ तो अपने मतलब हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ जाता है, अपने आप इंस्टाग्राम खुल जाते हैं, अपने आप रील्स स्क्रॉल होने लग जाती हैं, और वो करते करते 1 घंटा निकल गया. और व्हेन यू लुक बैक कि मैंने 1 घंटा ख़राब कर दिया अपना. या मैं शॉर्ट्स देख रही थी, मैं यूट्यूब में फालतू की चीज़ें, मेरे कुछ काम की भी नहीं है, वो देख रही हूँ बैठ के. क्यों देख रही हूँ मैं? अपने आप मेरा हाथ जा रहा है क्योंकि मेरा दिमाग काम पे नहीं लग रहा है. उसको दिख रहा है कि आराम से बैठ के फ़ोन चलाते हैं ना, फ़ोन चलाना तो कितना आसान है, क्यों बैठ के मैं पढ़ाई करूँ? एकदम 15-15 सेकंड की रील्स देखते जाओ, वो ज़्यादा मज़े का काम लगता है दिमाग को. तो उसके लिए आपको जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप अपना कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने बैठो, फ़ोन को वहाँ पर मत रखो. इट्स एज सिंपल एज दैट. फ़ोन डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो अपने जहाँ पर आप बैठे हो उस जगह फ़ोन को मत रखो. अब किसी को लगेगा कि मुझे फोमो होता है कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा. मैंने इसके लिए 2 फ़ोन रखे हैं, तो मेरे सारे सोशल मीडिया ऐप एक फ़ोन में है और 1 फ़ोन इज़ जस्ट फॉर व्हाट्सएप, और बाकी जो मेरे इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं कि कुछ मेरा कॉल्स मिस ना हो जाए. मैंने वॉज अ स्टूडेंट तो ऐसा कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कॉल तो मेरा मिस हो नहीं जाएगा. मैं पढ़ रही हूँ, अब एग्जाम टाइम, मेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं पढ़ रही हूँ. ऑफिस में कहीं जा नहीं रही कि मेरा कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम होगा जो छूट जाएगा. और अगर कोई रिलेटिव है घर का है, वो घर वाले फ़ोन पे फ़ोन कर लेगा तो मुझे ऐसा कोई अर्जेंट कॉल नहीं आएगा जो मैं मिस कर दूंगी. तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. और आपको अगर लगे कि मेरा कोई दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी, तो इतने टेलीग्राम चैनल्स वो सब होते हैं, वो सब रात को चेक कर लो. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मिस नहीं होगा. इसलिए जब भी पढ़ रहे हो, डोंट कीप योर फ़ोन विद यू.
हमें पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसा लगता है कि कुछ ना देखना है, कुछ वीडियो देखना है, कुछ कुछ टॉपिक सर्च करना है, कुछ पॉइंट चेक करना है, उसके लिए फ़ोन लाते हैं। हम चाहे फ़ोन अलग रूम में अलग फ्लोर पर भी रखा है, फिर हम जाएंगे उसको लेकर आ जाएंगे और आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा और हमें याद ही नहीं आएगा कि हम फ़ोन एक्चुअली लाए किस लिए थे। इसलिए जब भी ऐसा पढ़ते पढ़ते लगे कि मुझे कुछ पूछना है या कुछ काम है, कुछ फ़ोन से ही काम है हमें, ऐसा लगे तो उस काम को लिख लो उस टाइम। पर मेक श्योर कि आपका जो टास्क है उसको आप उस टाइम पूरा करके ही उठो फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने बीच में फ़ोन का ब्रेक ले लिया तो जो पीछे इतना मोमेंटम बिल्ड हुआ था वो टूट जाएगा, वो सारा आपका टाइम ख़राब हो जाएगा उससे। तो इसलिए फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है तो फ़ोन को मत रखो जिस टाइम पढ़ रहे हो। मैं स्विच ऑफ कर देती थी अपना फ़ोन जब मैं पढ़ रही हूँ तो, क्योंकि सबको पता है कि नेहा पढ़ रही है, मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा उस टाइम। मेरा ऑफिस नहीं है, मेरे दोस्त को पता है कि नेहा के एग्जाम है तो वो पढ़ाई करेगी तो वो फ़ोन नहीं उठाएगी उस टाइम पे। सब सोशल मीडिया बंद, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ। कम से कम चीज़ें दिमाग में आने दोगे तो उतना ज़्यादा शांत रहोगे। तो फ़ोन से थोड़ी दूरी बना के रखें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। उससे आप ये कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस, फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में कम आ रही हैं, आप फोकस्ड हैं। तो डिस्ट्रैक्शन और कंसिस्टेंसी वाली बात यहाँ से आपकी ठीक हो जाएगी। देन कम्स वीकेस्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाए, ये किसी ने पूछा था। ये फाउंडेशन में किसी ने पूछा था मैथ्स के लिए, और सीए फाइनल में किसी ने पूछा था कॉस्टिंग के लिए और ऑडिट के लिए, कि हमारे वीकेस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाएं। माई पर्सनल टेक ऑन सेम कि आपको वीकेस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बनाना है। लाइक लेट्स थिंक प्रैक्टिकली। मानो मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता है, सीपीटी फाउंडेशन में तो मेरा मैथ्स का हो गया था, सॉर्टेड था, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनल तो कॉस्टिंग मुझे समझ नहीं आता था, तो कॉस्टिंग वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई कितना भी सब सही कर रहा हो, हर किसी का ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। सबके कोई ना कोई एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो उनको नहीं समझ आते, वो कनेक्ट नहीं कर पाते सब्जेक्ट से। तो मेरा ग्रुप 1 में इट वॉज ऑडिट एंड ग्रुप 2 में इट वॉज कॉस्टिंग। तो अब उसके लिए क्या करना है, तो मैंने क्या करा था, मैं प्रैक्टिकली एडवाइस आपको कर रही हूँ। मेरी एडवाइस शायद आपको सही लगे और शायद बहुत लोगों को सही ना लगे, बट वॉट आई डिड इट प्रैक्टिकली। मुझे पता था मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता, और अगर मैं वीकेस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के पीछे जाऊंगी तो मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं उस पर भी काम नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा था कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, जो आपकी स्ट्रेंथ है। आई न्यू इट कि लॉ मेरा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, लॉ में मैं बेस्ट एफर्ट डाल सकती हूँ, मुझे मज़ा आएगा लॉ पढ़ने में। एफआर मेरा जोन है, एफआर में समझ रही हूँ। एसएफएम भी इस बार व्हेन आई अपियर्ड फॉर एग्जाम तो पेपर सिंपल था, तो आई मैनेज टू गेट इनटू दैट। तो उसमें भी मैंने एसएफएम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो उसमें भी मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कौन सा एरिया है जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। वो था थ्योरी एसएफएम की। तो मैंने फिर वही स्ट्रेंथ में खेलो, मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी जो मैं कर सकती हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ में एकदम प्रो लेवल की नॉलेज लाना, वो मैं नहीं समझती कि वो बहुत अकलमंदी की बात है। जब आपको दिख रहा है कि ये मेरा एरिया नहीं है तो देखो कि आप मैं उसमें मिनिमम कर लूँ इतना कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए। कॉस्टिंग में आई न्यू इट कि ये मेरा एरिया नहीं है, मैं इसमें कितना भी दिमाग लगा लूँगी। और कॉस्टिंग में भी मैंने ढूंढा कि कौन सा वीक है, पहले तो सब्जेक्ट मेरा कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगी, वीक को थोड़ा बहुत उस लेवल तक ले आऊँगी कि पास हो जाऊँ। अब उस वीक के सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ मैं स्ट्रेंथ वाला पार्ट ढूंढ सकती हूँ। तो आई गॉट टू नो कि जो थ्योरी है कॉस्टिंग की, वो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, उसको मैं पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, तो मैंने उसमें भी उस वाले एरिया पे फोकस करा। एंड आई एंड अप स्कोरिंग 49 मार्क्स इन कॉस्टिंग। और बाकी सब्जेक्ट में मेरे किसी में 57 थे, 56 थे। ऐसी ग्रुप 1 में मेरे लॉ में 60 मार्क्स थे, एसएफएम में मेरे 71 थे, और एफआर में मेरे 49 थे, और ऑडिट में मेरे 40 थे। तो आप अपने वीकेस्ट को इतना बना लो कि आप उसमें पास हो जाओ डिसेंट मार्क्स लाके, उसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट बना लो। ये सोच के पढ़ोगे तो यू विल फील वेरी स्ट्रेस्ड आउट। पहले तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, अब आप सोच रहे हो उसको मैं स्ट्रॉन्ग बना लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। और क्यों ही बनाना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज देखो, उसको और ज़्यादा उस पर काम करो कि जो आपका जो एग्रीगेट का इशू हो जाता है, वो आपका जो फेवरेट वाला सब्जेक्ट है वो आपका एग्रीगेट का इशू सॉल्व कर दे। तो आप अपने एग्रीगेट को सही करने के लिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, और जो वीक एरिया है डेली पढ़ो उसको। आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा निकाल के, मैं ऑडिट डेली पढ़ती थी, कॉस्टिंग की थ्योरी या कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चन मैं डेली करती थी आधा घंटा। नो मैटर मैं पूरे दिन क्या पढ़ रही हूँ, पर वो मेरा वीक एरिया है तो मुझे उसको रोज़ पढ़ना है। तो मैं उसको पढ़ के इतना मैनेज हो गया कि मैं उसमें 49 कॉस्टिंग में और ऑडिट में 40 मार्क्स लाके मैं सीए बन गई। तो आप वीक वाले एरिया को रोज़ 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 पढ़ो, बस इतना कि मैं उसमें पास हो जाऊँ, जान छड़ाओ उससे बस अपनी। देन कम्स, किसी ने लिखा है कि अभी मुझे ये वाली क्वेरी इंस्टाग्राम पे भी आई थी, किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, सारा कुछ सही करा था, बट आई डोंट नो पेपर में क्या हो गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई। मुझे मतलब क्वेश्चन पता था, एफआर के पेपर में आई न्यू कि इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन होगा, बट फिर भी मेरे हाथ नहीं चले, मैं वहाँ कर नहीं पाई, नहीं हो पाया वहाँ मैनेज। ये कब होता है, जैसे कि मैंने ये चीज़ समझी थी, चैप्टर पढ़ना, चैप्टर के साथ पढ़ते ही उसके क्वेश्चन कर लेना इज़ अ वन थिंग, और सारे सिलेबस के पेपर को एक बार खुद से करके देखना,
जहाँ सारे चैप्टर मैंने एक साथ पढ़ लिए हैं उसको करके देखना इज़ अनदर थिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल डू कि वो पढ़ा, चैप्टर पढ़ लिया, फॉरेक्स पढ़ा या एफआर का कुछ पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए, खत्म, रैप अप करके उसे साइड रख दिया, नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे करके ऐसे करके पूरा एफआर खत्म हो गया उनके हिसाब से। अब दूसरी बार भी वो यही करेंगे, तीसरी बार भी वो यही करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम एक बार सारा एफआर को एक बार साथ में एक साथ सॉल्व करके देख लें, कोई पास्ट ईयर पेपर उठा के कर लें, कोई मॉक टेस्ट पेपर कर लें, क्योंकि आपने फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्वेश्चन करे, वो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि अभी अभी तो आपने इतना फ्रेश तो आपने प्रोविजन पढ़ा है, उसका क्वेश्चन तो हो ही जाएगा अभी। द पॉइंट इसके जब आपने फॉरेक्स, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट और सिक्योरिटी वैल्यूएशन सारे चैप्टर जब साथ में पढ़े हैं तो आप फॉरेक्स को कितना रिकॉल कर पाए, ये जानने वाली बात है। पेपर में चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होगा, पेपर में सारे चैप्टर के मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से करनी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ही लें, इतने आईसीआई की वेबसाइट पे इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आपको मिल जाएंगे, हर अटेम्प्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, पहले वाले को कोई सेव कर रखा हो वो पेपर कर लो, आपके अटेम्प्ट से पहले के इतने सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर और उनके सजेस्टेड आंसर, उन्हें लेके बैठो, उसको करके देखो खुद। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हम ये डरते हैं कि अगर ना हमने टेस्ट पेपर कर लिया, हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो झूठा कॉन्फिडेंस बना के ऐसा भी क्या कर लोगे, फिर फेल हो जाओगे फिर हम फाइनल पेपर में, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो एक गलती जो आपको इस बार अपनी सुधारनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लिख कर देखो, खुद चेक करो उसको, ये नहीं कोई और चेक करेगा। टेस्ट सीरीज़ मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो हम लापरवाही करेंगे, कभी करेंगे नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज़ लेके क्या होता है कि हमारे पैसे लगे हैं और हमें मज़ा नहीं आता जब तक हमारे पैसे नहीं लगते। पैसे लगते हैं तो हमें फील आती है कि भाई पैसे लगे हुए हैं, काम को करना है। तो इसलिए आपको इसलिए लगता है तो टेस्ट सीरीज़ ले लो, खुद कर सकते हो तो खुद करो, पर प्लीज़ मॉक टेस्ट पेपर लिख कर देखो। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट लिखे, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। उससे मुझे पता चला कि जब सारा सिलेबस में सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस जब मैं एक साथ पढ़ के कर रही हूँ तो मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ उसको। तो मेक श्योर यू राइट द मॉक टेस्ट पेपर्स। फिर है कि सीए को क्विट कर दें क्या? सीए को क्विट करने का बहुत लोगों ने पूछा है अभी। देखो, जो फाउंडेशन में है, जिनको 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं फाउंडेशन में, उनको कंसिडर करना चाहिए कि हम छोड़ दें। हो सकता है कि कोर्स आपके लिए नहीं हो, तो प्लीज़ इतना उसको दिल पे मत लो कि हम क्विट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचो, अगर नहीं आ रहे मार्क्स, जैसे मुझे सीपीटी टुक मी 2 अटेम्प्ट्स, लाइक फाउंडेशन टुक मी 2 अटेम्प्ट्स। एक अटेम्प्ट में मेरे 96 आए थे, 100 चाहिए थे। आई न्यू इट कि 4 नंबर की बात है, 96 आए हैं, अगली बार मैं 100 ले आऊँगी। नेक्स्ट अटेम्प्ट आई अपीयर्ड, आई स्कोर्ड 120, तो आई न्यू कि हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेरे बहुत सारे दोस्तों के बहुत कम मार्क्स आए थे, उन्होंने वहीं सीपीटी को, फाउंडेशन को, सीए को वहीं छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि मैं अपीयर कर रहा हूँ, मेरे नहीं आ रहे उतने मार्क्स भी, तो मतलब मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ। तो ये सिंपल सी बात है। अब पर हम करते जाए, नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, जिद में आ जाएं कि हम करते जाएंगे उसको। मैंने 9 साल लगाए, पर मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप भी अपने 9 साल लगाएं उस चीज़ में, 10 साल लगाएं उस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पर मुझे नहीं दिखते थे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर नाउ आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के इतने करियर हैं, स्किल बेस्ड इतनी सारी चीज़ें हैं, जो लोग स्किल सीखते हैं उसके बेसिस पे उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं उस पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पे। सो कंसिडर दैट थिंग। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के बिना ज़िंदगी नहीं है। मैं सच बात बता रही हूँ बिल्कुल। मेरे एरिया में, वेर आई लिव इन माई सिटी, क्वालिफाइड सीए को भी 35,000 तक दिए जाते हैं, 35K फॉर अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये कोई ऐसा फिगर नहीं है कि मेरे को सीए ही करनी है तो मेरा पे को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पेमेंट, कोई सैलरी या पैकेज या कुछ भी चीज़ें सिर्फ डिग्री के बेसिस पर नहीं होती हैं, कुछ इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़, काबिलियत पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर स्किल के लिए बने हो, आप वो सीखें, आप उसमें करियर में बहुत अच्छा कर जाएं, और वहीं हो सकता है कि आप अभी खुद को ऐसे मार मार के और बस कर करके अपना मन मार के पढ़ रहे हो और कर करके आप फाइनल, अगर फाउंडेशन में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो आई डोंट नो, रेयर केस कोई हो सकता है कि वो फाइनल में एक बार में कर जाए, पर अगर आपको इनिशियल लेवल पे हो रहा है तो फिर आपको इंटर में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो सिलेबस कुछ भी नहीं है। फाइनल आगे इंटर में बहुत ज़्यादा होगा, फिर फाइनल में और ज़्यादा होगा। तो इसलिए अभी से आप स्मार्ट डिसीजन लें, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, किसी से सलाह लें, पूछ के अकॉर्डिंगली सोचें। और जो फाइनल में आके सोच रहा है कि मैं छोड़ दूँ, आई वोंट सजेस्ट कि फाइनल में आके छोड़ दो। ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, अनॉयड हो गए हो चीज़ों को लेके, और जैसे ओल्ड कोर्स में ये लास्ट अटैम्प्ट था, अब आपको न्यू में स्विच करवाना है, तो व्हाट मैक्सिमम आई कैन सजेस्ट कि आप ये वाला अटैम्प्ट छोड़ दो, अगला दे देना। ये वाला क्विट कर दो, थोड़ा शांत हो जाओ, खुद को शांत कर लो, गिव योर माइंड सम ब्रेक। जो इतना स्ट्रेस लेकर बैठे हो उसको थोड़ा रिलीज़ करने में टाइम लगाओ, और फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट दो। नवंबर इट विल बी, तो वो वाला अटैम्प्ट दो। फिर उसके लिए आपको कोई क्लासेस लगता है कि मैं ले लूँ या सेल्फ स्टडी कर लूँ थोड़ी बेटर तरीके से, तो एक ग्रुप नवंबर में अपीयर कर दो, या दोनों, जैसा भी आपको सही लगे। पर मैक्सिमम मैं क्या कह सकती हूँ कि छोड़ दो ये वाला अटैम्प्ट, पर सीए मत छोड़ो। और अगर आप ज़्यादा ही देखो मेंटली परेशान हो रहे हो तो फिर तो छोड़ दो, क्योंकि अपनी मेंटल पीस से बड़ा क्या है।
अगर आप खुद को मार मार के हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, मतलब हिम्मत हार चुके हो, बिल्कुल हताश हो गए हो, फिर भी नहीं मैं तो करूँगा, तो ये तो ज़िद वाली बात है, उसका क्या करना है आपने। सो डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। आपकी मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सीए छोड़ देते हैं उनको कोई करियर नहीं होता। आई नो समवन, आई ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन माई चैनल। दैट पर्सन अपियर फॉर सीए फाइनल 4 times एंड देन ही क्विट। नाउ ही इज़ इन टू कॉपी राइटिंग एंड ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब। उन्होंने अपनी फिनेंस की और इनकम टैक्स की जो भी स्किल्स थी, जो भी नॉलेज थी उन्हें, उसको कॉपी राइटिंग के साथ मिलाया है। नाउ ही इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब इन दैट पर्टिकुलर स्किल। तो ऐसा नहीं है कि सीए के बाहर लोगों की दुनिया नहीं है या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई सोसाइटी को कोई मतलब नहीं, कोई नहीं जज करेगा आपको। कुछ टाइम बाद कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मेंटली उसको डील कर पा रहे चीज़ को, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, और देने का मन होता है दे देना। लाइक इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। कोई इसमें क्या कह सकता है कि आप छोड़ दो या कर लो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको अगर नहीं करना है तो एक अटैम्प्ट छोड़ दो। अगर आप ओल्ड कोर्स में हो तो उसके अगला दे देना। कोई क्लासेस लगें, कुछ लेनी है तो टेक दैट। उसके अलावा कि अभी फेल होने के बाद हम कैसे वापस से अप्रोच करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा फेल होने के बाद मैं कभी बुक उठा के नहीं बैठती थी पढ़ने के लिए, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है। मैक्सिमम क्वेरीज जो मुझसे पूछी गई हैं उसके आंसर मैंने क्वालिफाई होते ही जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें उसके आंसर हैं। तो मैं उन सबकी पूरी प्लेलिस्ट बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ मैंने 80-20 प्रिंसिपल बताया है, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डीटी कैसे पढ़ना है वो बताया है, कि मेरा क्या अप्रोच था स्मार्ट स्टडी का। मैंने कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने लगाई थी किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, वो बताई हैं उसमें। और कि एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हैं, हम रिवाइज़ नहीं करें सिर्फ रिकॉल कैसे कर सकते हैं, वो करना बताया है। तो वो वीडियोज़ में देख के उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। और कुछ और क्वेश्चन भी मैंने जॉट डाउन करके रखे हैं। जैसे कि किसी ने पूछा है कि आई एम गेटिंग एवरेज मार्क्स, डोंट नो हाउ टू इंक्रीज, शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स, और उसमें सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा क्या। अभी जो लोग नहीं क्वालिफाई हो पाए, उन्होंने बहुत लोगों ने पूछा हम बोथ ग्रुप दे, सिंगल ग्रुप दे। तो मेरा उनसे क्वेश्चन जिनको मैं रिवर्ट कर पाई, मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि आपके इंडिविजुअल मार्क्स कैसे हैं। अगर आपके मानिए एफआर में 22 नंबर हैं, आपके किसी और में 32 हैं, और सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बोथ ग्रुप्स आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वन एक एक करके ही जाना चाहिए। फिर मैंने जब ये जवाब दिया तो बहुत लोगों को लगा कि हम लेट हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ गई है, तो हमको तो बोथ ही देने हैं। उम्र बढ़ रही है, मतलब आप पास हो या फेल हो, उम्र तो फिर भी बढ़ेगी। और आप सोचे कि मैं जल्दी दे दूँ क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, तो आप फिर से वही गलती कर रहे हैं कि आप फिर से बाहर के एक्सटर्नल चीज़ें देखकर फिर से प्रेशर में आके बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट भी खराब होगा। तो आप ऐसा ना करें, आप एक ग्रुप दें, अच्छी प्रिपरेशन के साथ सिर्फ एक ग्रुप दें। अगर आप एक अभी मई में देते हैं उसमें पास हो जाते हैं, अगला आप नवंबर में देते हैं उसमें पास हो जाते हैं, तो आप इस साल में सी बन जाएंगे ना, मतलब जब जनवरी का रिजल्ट आएगा। अब ज़बरदस्ती आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स आप बोथ ग्रुप्स दे देते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेक सम स्मार्ट डिसीजन। उम्र से कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है। मुझे लगता था कि मैं 26 साल की हो गई, सीए नहीं बनी, जब बन गई तो लगा सिर्फ 26 साल की ही तो हूँ अभी, ऐसा भी क्या बाहर दुनिया ने कर लिया जो मैं करने से रह गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप एक्सेप्ट करो, जहाँ हो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। तो इसलिए एक एक करके ग्रुप दो, उसमें देखो आप कितना मैनेज कर पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, कहाँ क्लास लेने की ज़रूरत है, वो सब करके करो। सिर्फ सेट ऑफ हर किसी को सेट ऑफ नहीं मिलता। कोई एक ग्रुप में किसी के मेरे पास आई थी मार्कशीट, किसी के 190 मार्क्स थे ग्रुप 1 में, सेकंड में 235 थे, स्टिल उनका कोई सेट ऑफ नहीं हुआ क्योंकि वो एसएफएम में, आई गेस एसएफएम में ऑडिट में वो फेल हो गए थे, तो ग्रुप 1 उनका रह गया। तो क्या हुआ, सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। आपने कुछ मार्कशीट देखी जहाँ पे किसी के 199, 201, 401 करके बंदा सी बन गया, ऐसा सबके साथ भी नहीं होता है। तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा, सेट ऑफ तक आने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगेंगे ना आपकी साइड से। तो आप सोच के कि आप कितना मैनेज कर पाओगे, आप दोनों ग्रुप मैनेज कर पाओगे तो दो, नहीं मैनेज कर पाओगे तो मत दो, एज सिंपल एज दैट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्रेस्ड, लो ऑन कॉन्फिडेंस, हाउ टू बाउंस बैक। पहली बात तो अपने लिए कहना बंद करो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ें कहते हैं, आर वर्ड्स होल्ड सम पावर। आप कहोगे ना मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप और ज़्यादा डिप्रेस फील करोगे, आप और ज़्यादा खुद पे तरस खाओगे। तो फॉर गॉड से खुद पे तरस खाना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आप डिप्रेस हो गए हो ज़िंदगी में। आई मेंटर्ड 100 पीपल पर्सनली, इस वाले पहले वाले अटैम्प्ट में 100 लोगों से मेरी बात हुई, और कुछ की सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम थी, मतलब आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग किस सिचुएशन में थे, फिर भी वो इतना डिप्रेस साउंड नहीं कर रहे थे। तो डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, कभी भी ये मत कहो कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। डिप्रेसिंग कुछ नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ दुखी हो पर्टिकुलर मोमेंट में कि आपने मेहनत करी, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप सिर्फ थोड़ा दुखी हो, आप डिप्रेस नहीं हो। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस कम है तो आप पहले एक्सेप्ट करो कि ठीक है, गलती हो गई, नहीं हुई, मैं पास नहीं हुआ, पास मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आगे का सोचो।
कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एफर्ट्स जब करोगे। और प्लीज़ अपने हेल्थ के लिए या डांस करते हो तो कोई डांस, कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी लाइफ में वापस से लाओ, दिन का आधा घंटा उसको दो। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, दैट वुड बी कुकिंग, रनिंग, फिटनेस का कुछ करते हो, ड्राइंग करते हो, गाते हो, कुछ भी करते हो, कोई आधा घंटा अपने लिए। आपको कहीं डालना नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, अपने लिए करना है कि आपको अच्छा लगे। जब आपको अच्छा लगना फील होगा तो आपके परफॉर्मेंस में उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखेगा। तो कोई एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में प्लीज़ इनकॉर्पोरेट करें। देन कम्स गेटिंग दैट स्टक वाली फीलिंग। क्या करूँ? तो पहले, सबसे पहले कोई एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, तो आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी कुछ सिर्फ सीए एग्जाम नहीं है, उसके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही हैं। मेरी एक ज़िंदगी है, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं सिर्फ एक सीए स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी लाइफ में चेंज तब शुरू हुआ जब मैंने माना कि मैं एक पर्टिकुलर कोर्स की एस्पिरेंट नहीं हूँ। सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी है ना बाहर, मैं हूँ, एक इंसान हूँ ना। सिर्फ मेरे मई और नवंबर मेरी ज़िंदगी थोड़ी है, बाहर भी आगे मेरी लाइफ है। तो मैंने वो सब करना शुरू करा, तो मुझे लाइवली फील हुआ, उसका रिजल्ट दिखा फिर मेरे रिजल्ट में, उसका इम्पैक्ट दिखता है फिर। तो कुछ इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। मैं टाइम देख रही हूँ, वीडियो ऑलरेडी 22 मिनट्स की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ क्योंकि अभी भी आई कुड सी कि अभी भी 25-30 क्वेश्चंस हैं आगे। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाकर बाकी क्वेश्चंस उसमें ले लूँगी। आई होप कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन आपकी इससे हेल्प होगी। सो आई ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट। तो टिल देन बाय बाय। तो दुखी मत हो, सब हो जाएगा, नॉर्मल है, टेक इट वेरी नॉर्मल। और सबसे पहले तो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, नेगेटिविटी करना बंद करो। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए लोगों के जो पास हुए, उन्होंने एक चीज़ मेरे कहने पे फॉलो करी कि जिनसे मैंने मेंटरिंग में कॉल पे बात करी थी, मैंने कहा अगर आपने मुझे पैसे दिए इस कॉल के टू मेक इट काउंट, डोंट यू डेयर अटरिंग अ नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम नाउ ऑन। मेरे कहने पर रिजल्ट तक कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, कुछ भी, मतलब सेंटेंस कंप्लीट ही मत करो, क्योंकि मैं कह रही हूँ। आपने मुझे कॉल करा है, कुछ सोच के करा होगा, तो ये कह लो कि आपने कहना ही नहीं है कुछ नेगेटिव। उन लोगों ने किया जिन्होंने मेरी बात को अप्लाई करा, दे गॉट द रिजल्ट्स। और ये सिर्फ ऐसे में कोई अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है, मैंने कोई ऐसा अद्भुत ज्ञान नहीं दे दिया जो किसी को पता नहीं था, एक अकेली मैं खोज के लाई हूँ। मैंने ये लाइफ में एक्सपीरियंस करा, तभी बहुत आपको दावे के साथ मैंने कहा कि इस चीज़ को करो। डोंट से नेगेटिव थिंग्स, डोंट अटर नेगेटिव वर्ड्स। वो मत कहो। जिन लोगों ने करा, उस चीज़ को अप्लाई करा, फॉलो करा, उनके अच्छे रिजल्ट्स आए। मैंने अपनी स्टोरी पर उनके रिजल्ट शेयर करे थे, आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे, चेक करो उन्हें, लोगों के मैसेजेस पढ़ो, उन्होंने क्या लिखे हैं। जिन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं उनको रिजल्ट मिले हैं। और ये कोई मेरी तारीफ नहीं है, ये माइंड की पावर है, ये उनके ही माइंड की पावर है जो मैंने उन्हें रियलाइज़ करवाई। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। थोड़े ऑप्टिमिस्टिक रहो लाइफ में। और आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। आई एड्रेस योर क्वेरीज। बाय बाय।